प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं के समाज विज्ञान इतिहास खंड से दिल्ली सल्तनत का विस्तार। इसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में पढ़ा है, जहां पर हम ये जानते हैं कि जो सल्तनत के जो बड़े अधिकारी हैं वो सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे। यहाँ तक कि सुल्तान के जो अधिकारी हैं गांव से लगान भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। तो किस तरह से सुल्तानों ने अपनी समस्या का समाधान किया, इसके बारे में हम इस पूरे पाठ में हम पढ़ेंगे। देखिए, बलबन की जो मृत्यु होती है, बलबन एक ऐसा शासक था जो कड़ाई से जो है शासन करता था। तो उसकी मृत्यु के कुछ साल बाद जो है 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बनता है। और ये एक उदारता और क्षमाशीलता के आधार पर ये शासन करना चाहता था। लेकिन उसके जो कुछ साल बाद उसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी उसे छल से मार देता है। वो क्रूर रहता है और खुद सुल्तान जो है बन जाता है। तो ये सारी जो बातें जो है हमको कैसी जानकारी मिल रही है। देखिए, हम जब पढ़ रहे थे कक्षा 6वीं में अशोक और हर्ष के बारे में, तो वो उस समय जो है शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के और उस ज़माने की लिखी गई किताबों से ये सारी चीज़ें पता चलती थी। तो दिल्ली के सुल्तानों का जो शिलालेख जो है बहुत कम मिलता है, लेकिन उनके जो दरबार में जो इतिहासकार थे, जो कवि थे, उनकी जो लिखी गई किताबों से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से ये सारी इतिहासकारों की ही देन है कि उस समय के सुल्तानों के बारे में काफ़ी विस्तार से उन्होंने लिखा है, तो उसकी जानकारी हमें मिल रही है। साथ में हम देखते हैं कि सुल्तानों के जो सिक्के हैं और उनके द्वारा बनाई गई जो इमारत है, उससे भी बहुत कुछ जानकारी हमें मिल जाती है। जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो हम जानते हैं, तो उस समय जो है एक प्रसिद्ध फ़ारसी कवि अमीर खुसरो की जो किताबों से पता चलता है। उन्होंने और इसके अलावा जो बरनी नामक जो इतिहासकार है, उन्होंने भी तारीख़ फ़िरोज़ शाही ये इस प्रकार से पुस्तक उन्होंने लिखी थी। तो इन पुस्तकों से हमें उस समय की शासन काल के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। चलिए हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ये हुआ। तो खिलजी वंश ये 1296 में दिल्ली का जो है ये सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। 1296 ईस्वी में बड़ा महत्वाकांक्षी था और अपने सल्तनत को दृढ़ बनाना चाहता था। सुल्तान बनने से पहले ही उसने जो दक्षिण भारत की जो देवगिरी राज्य को हरा दिया था और वहाँ से काफ़ी धन लूट करके ये आया था। तो उसने उस धन से जो है न केवल अपनी सेना को मजबूत बनाया, बल्कि अमीरों को धन बाँटकर अपनी तरफ मिला लिया। ज़्यादातर अमीर और जो सरदार अब उसके नियंत्रण में आ गए थे। कई ऐसे कड़े नियम बनाए कि कोई भी अमीर अपनी मनमानी नहीं कर पाता था। सुल्तान की हर बात उसे माननी पड़ती थी। जो अमीर उसकी बात को नहीं मानता था, उसे कठोर दंड देता था और उसके जगह में नए अमीर को नियुक्त कर देता था। इस तरह से बहुत से भारतीय मुसलमानों को जो है उसने ऊँचा पद भी दिया। क्यों अमीरों ने जो है उनका विद्रोह नहीं किया? देखिए, अमीरों को विद्रोह से रोकने के लिए जो है अलाउद्दीन जो है शराब पीना, शादी-ब्याह में खुलकर उत्सव मनाना, बड़ी दावत आदि पर रोक लगा देता था। इससे क्या होता था कि ऐसे मौके पर जो है अमीर जो है सुल्तानों के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा सकते हैं, क्योंकि आपस में जब मिलेंगे तो उनके बीच में बातचीत होगी, तो ये इस प्रकार से तो उनको मिलने ही नहीं देता था। इसके अलावा जो है उसके जो जासूस हैं उसे हर अमीरों की खबर देते थे और जो अमीर उसके खिलाफ जो है जाता था तो उसको फिर वो दंड दे देता था। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जो है शासन करता था। इसके अलावा हम देखें तो उसके पास ताकतवर सेना और अनुशासित अमीर थे। इनका उपयोग वो नए राज्यों को जीतने के लिए करता था। 1299 में उसने गुजरात पर विजय पाई और फिर उसके बाद देखें तो रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा आदि राज्यों को हराकर वहाँ से खूब धन प्राप्त किया और इन राजाओं को उसने अपनी सल्तनत में मिला लेता है।
आगे हम देखें तो अलाउद्दीन ने जो है दक्षिण के राज्य जो देवगिरी पर जब कई बार आक्रमण किया और बहुत सारा धन लूटा, लेकिन देवगिरी को जो है अपने राज्य में नहीं मिला पाया। एक लंबे अभियान में भी दक्षिण भारत के तमाम राजाओं को हराते हुए सुदूर दक्षिण में मदुरै और रामेश्वर तक वो जा पहुंचा था। और वास्तव में देखें तो दक्षिण अभियान का जो मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार उसका नहीं करना था, बल्कि धन प्राप्त करना था। तो धन लूट करके आ जाता था। देखिए यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य है, ये 1315 ईस्वी की बात है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। हम यहाँ पर देखें, ये देखिए, ये जो रेड कलर है आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये इसकी साम्राज्य की सीमा है। चलिए, तो इस उसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण में धन प्राप्त करना। तो साम्राज्य को तो जीतता था और अलाउद्दीन ने जो है उन्हीं राजाओं के हाथ में सौंप देता था और बदले में जो है हर साल कुछ कर और उपहार ये लेता रहता था। शासन का अधिकांश खर्च किसानों से लिए गए लगान और भूमि कर से चलता था। तो अलाउद्दीन ने जो है तय किया कि किसान अपनी उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में देंगे। अभी तक की 1/3 चल रहा था, ये आधा हिस्सा मांग रहा है। अलाउद्दीन ने उस समय प्रचलित कई छोटे छोटे करों को हटा दिया था और केवल भूमि कर और चराई कर वसूल करने का निश्चय किया था। इसलिए आधा कर देने के बावजूद भी किसानों को अधिक कर देना नहीं पड़ता था और कर वसूलने वाले जो पुराने राजा और अधिकारी थे उनको जो है इससे नुकसान हुई, क्योंकि छोटे छोटे जो कर थे उनसे उनको फायदा होता था, लेकिन अब उनकी आय जो है कम हो गई। तो अलाउद्दीन के समय से पहले ये राजा और गांव के मुखिया किसानों से लगान इकट्ठा करते थे। अब क्या हुआ कि सुल्तान के अधिकारी खुद किसानों से लगान वसूली करने लगे। तो राजा व मुखिया लोगों को जो रियासतें मिली थी वो सब खत्म हो जाती है। अब किसानों से मनमानी वसूले भी वो नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने किसानों से सीधा संपर्क बनाया और बीच के बिचौलियों को वो हटा देता है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन ने जो है कर व्यवस्था में सुधार ये किया। दिल्ली में अपने सैनिकों को कम कीमत में पर्याप्त सामान जो है ये मिलने लगे। इसके लिए उसने विशेष रूप से प्रयास किया और ये है उसने ऐलान कराया था कि जो भी व्यापारी उससे अधिक कीमत लेगा या सही वजन से कम तोलेगा उसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी। सेना में भ्रष्टाचार न फैले इसके लिए उसने अपने सैनिकों के चेहरे का ब्यौरा दर्ज करवाया, हुलिया प्रथा, और घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की ताकि उनकी सही पहचान हो सके। कोई के घोड़े को अनाधिकृत रूप से ले ना सके, इस तरह से घोड़े को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा जो है ये अपनी सेना में ये लागू कर दिया। और एक जो बड़ी उपलब्धि है वो है मंगोलों के आक्रमण को रोकना। उस समय जो है मंगोल जो है मध्य एशिया से लूटपाट करने और साम्राज्य स्थापित करने के लिए बड़ी सेना लेकर के भारत आए हुए थे। तो अलाउद्दीन जो है उस समय था, तो उसने बड़ी सफलता के साथ उन्हें अपनी सीमा के बाहर ही रोक दिया। इस तरह से दिल्ली सल्तनत मंगोलों के आक्रमण से बच गई। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसके मरने के कुछ ही बाद दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई, गयाउद्दीन तुगलक ने की थी और इस वंश का नाम था तुगलक वंश। और इसका जो प्रथम शासक जो था, प्रथम जो सुल्तान, वो है गयासुद्दीन तुगलक। ये कब की बात है? ये 1320 ईस्वी में तुगलक वंश स्थापना हुई। यहाँ पर आप देख रहे हो तुगलक का जो राज्य है ये 1334 ईस्वी में तुगलक साम्राज्य को बता रहा है। तो हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक जो है इसने अपना साम्राज्य फैला दिया है, एक विशाल साम्राज्य। तो ये अलाउद्दीन जो है राज करता था कठोर नीतियों से, तो उसको छोड़ करके इसने उदारता पूर्वक शासन करना चाहा। दिल्ली के पास उसने तुगलकाबाद नामक
नगर की स्थापना की और 5 वर्ष के शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो आता है मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी एक विद्वान था, महत्वाकांक्षी था, दूरदर्शी शासक था, तो कई योजनाएं इसने लागू की, इसलिए उसका नाम जो है इतिहास में आज प्रसिद्ध है। उनकी जो योजनाएं थी इसमें से हम देखें कि दक्षिण में देवगिरी दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाना, ताकि उधर दिल्ली में अपना अधिकार जो है बराबर रूप से कर पाए। दूसरा चीज ये है कि चांदी के सिक्के की जगह तांबा और पीतल के सांकेतिक सिक्के चलाने लगे। चांदी की जगह में अब तांबा और पीतल के सिक्के, तो ये देखते हैं कि इसका नुकसान उसको किस तरह से होता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के कुछ साल बाद ऐलान किया कि दक्षिण में स्थित दौलताबाद नामक शहर अब सल्तनत की राजधानी बनेगी। तो जैसे ही ये घोषणा करता है, आदेश देता है, तो दिल्ली में जो रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सेनापति, विद्वान आदि को दौलताबाद की ओर वो कुछ करें ऐसा आदेश दे देता है कि जाइए वहाँ और रहिए। तो जिन लोग उनके आदेश नहीं माने तो उनको कठोर दंड मिला, और जो लोग जो है गए उसको रास्ते में बहुत कष्ट सहना पड़ा, कई लोग तो रास्ते में ही मर गए। तो दौलताबाद में रहना बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा था। तो ये इस प्रकार से कई लोगों को इससे बहुत परेशानी हुई। और दूसरा चीज़ ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो दूसरी योजना थी कि चांदी के सिक्कों की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाना, तो उन दिनों खरीदने और बेचने का काम जो है चांदी के सिक्के पर चलते थे। लेकिन जैसे ही चांदी को बचाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐलान किया, तो उस समय जो तांबे के सिक्के चलेंगे, अर्थात अगर पहले एक चांदी के सिक्के पर जो है 10 मन गेहूं मिलता था, तो अब एक कांसे के सिक्के के बदले उतना ही गेहूं मिलेगा। तो चांदी की कमी हो रही थी पूरी दुनिया में, इसलिए चांदी की कीमत जो है बढ़ रही थी। तो वो चांदी को बचाना चाहता था, लेकिन ये जैसा सोचा था तो उसका जो है गलत परिणाम आता है कि कई लोग जो है फिर जाली तांबे सिक्के ढालना शुरू कर दिए और बाजार में चलाने लगे। तो चांदी की जमाखोरी भी होने लगी, और इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। और अंत में मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के को वापस ले लिया और लोगों को तांबे के बदले चांदी के सिक्के दिए। देखिए, तो इस तरह से राजकोष जो है रिक्त हो गया। और इसी तरह उसका दुआब में कर वृद्धि, तराजील, खुरासान अभियान भी जो है, और भी ये योजनाएं थी, ये सारे के सारे असफल हो गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक चाहता तो एक अच्छा ही था, अपने राज्य को सही रूप से चलाना चाहता था, लेकिन उनकी योजनाएं जो है असफल हो रही। लेकिन एक काम जो है काबिले तारीफ थी, वो क्या था कि किसी को उच्च पद पर नियुक्त करते समय वह नहीं देखता था कि वह आदमी भारतीय है या तुर्क है, योग्य को जो है वो नियुक्त करता था। हिंदू है या मुसलमान, अमीर है या गरीब, कारीगर का बेटा है या सेनापति का, ये सब चीज़ें उसने नहीं देखता था। जो योग्य था उसी को वो नौकरी देता था। तो इससे क्या हुआ कि जो पुराने तुर्क अमीर की जगह सामान्य लोगों ने भी ऊंचे पद प्राप्त करना शुरू हो गया इनका। और उस समय सल्तनत बहुत बड़ी हो गई थी, उनको एक साथ रखना मुश्किल था। तो जगह जगह सुल्तान के खिलाफ विद्रोह होने लगे, और कुछ समय बाद जो है हर एक प्रांत जो है स्वतंत्र सल्तनत बन जाता है। जो छत्तीसगढ़ में जो सल्तनत कालीन जो शासन का जो है प्रभाव नहीं था उस समय, रतनपुर के कलचुरी राजा यहाँ राज करते थे, और इनके अंतर्गत अनेक जमींदारियाँ थी। और यहाँ की राजनीति में फिर आदिवासी समाज की जो भूमिका ये महत्वपूर्ण थी, उस समय की बात है ये। तो आशा है बच्चों आपको जो है ये पूरी पाठ जो है समझ में आ गया होगा। आपको अभ्यास के प्रश्न स्वयं कर लेने हैं। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर भेजिए। तो ठीक है बच्चों, एक नए पाठ में मिलते हैं। आप यूँ ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।